भारत के इतिहास में ना साम्राज्यों के बनने और बिखरने की कई कहानियां हैं। आज हम एक ऐसी ही कहानी को समझने वाले हैं, सिख साम्राज्य और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच के रिश्तों की। ये एक ऐसा टॉपिक है जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बार बार आता है और आज हम इसके हर एक पहलू पर गौर करेंगे। इस कहानी की शुरुआत होती है महाराजा रणजीत सिंह की एक बहुत ही कह सकते हैं भविष्यवाणी जैसी बात से। जब उन्होंने भारत के नक्शे पर लाल रंग में फैले ब्रिटिश इलाकों को देखा तो वो समझ गए थे कि ये विस्तार रुकने वाला नहीं है। उनका ये छोटा सा वाक्य दरअसल आने वाले एक बहुत बड़े टकराव का संकेत था। तो आज की हमारी चर्चा इन 4 हिस्सों में बटी होगी। हम महाराजा रणजीत सिंह के दौर से शुरू करेंगे, फिर देखेंगे कि उनके जाने के बाद साम्राज्य कैसे कमजोर पड़ा। इसके बाद 2 बड़े और निर्णायक युद्धों की बात करेंगे और आखिर में समझेंगे कि पंजाब का विलय कैसे हुआ। तो चलिए पहले भाग से शुरू करते हैं, शेरे पंजाब का उदय, यानी सिख साम्राज्य का वो सुनहरा दौर जब उसकी ताकत अपने चरम पर थी। इस दौर के हीरो थे महाराजा रणजीत सिंह, जिन्हें हम सब शेरे पंजाब के नाम से जानते हैं। कमाल की बात यह है कि उन्होंने बिखरी हुई सिख मिसलों को एक साथ लाकर एक ऐसे ताकतवर साम्राज्य की नींव रखी जो सतलुज से लेकर खैबर दर्रे तक फैला हुआ था। ये उस वक्त यानी 19वीं सदी के भारत के सबसे मजबूत राज्यों में से एक था। रणजीत सिंह की कामयाबी का राज सिर्फ उनकी फौजी ताकत नहीं थी। हाँ, उन्होंने फ्रांसीसी और इतालवी अफसरों की मदद से एक मॉडर्न फौज एक खास तो तैयार की ही थी, पर उनका प्रशासन भी बहुत जबरदस्त था और उन्होंने अंग्रेजों से बराबरी के स्तर पर रिश्ते बनाए रखे। सबसे बड़ी बात, उनका राज धर्मनिरपेक्ष था। हिंदू और मुस्लिम भी बड़े बड़े पदों पर थे और सिंचाई जैसी चीजों पर ध्यान देकर उन्होंने राज्य को खुशहाल बनाया। देखिए, रणजीत सिंह के समय सेना पूरी तरह से काबू में थी, लेकिन उनके जाने के बाद खालसा सेना का आकार बहुत तेजी से बढ़ा। 1839 में जहां करीब 29,000 सैनिक थे, वहीं 1845 तक यह आंकड़ा 80,000 के भी पार पहुंच गया। और यह विशाल सेना बिना किसी मजबूत लीडर के जल्द ही एक ताकत के बजाय एक बहुत बड़ी समस्या बनने वाली थी। और यहीं से कहानी का रुख एकदम बदल जाता है। अब आते हैं दूसरे हिस्से पर, साम्राज्य में दरारें। 1839 में रणजीत सिंह की मौत ने एक ऐसा खालीपन पैदा कर दिया जिसे कोई भर ही नहीं पाया। ये टाइमलाइन दिखाती है कि हालात कितनी तेजी से बिगड़े। एक के बाद एक शासक आए और गए, और ज्यादातर की मौत कह सकते हैं कि स्वाभाविक नहीं थी। महल साजिशों और खून खराबे का अड्डा बन गया। और 1843 आते आते सत्ता एक 5 साल के बच्चे दलीप सिंह के नाम पर आ गई और लाहौर दरबार में पूरी तरह से अफरा तफरी का माहौल था। ये तुलना एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत जरूरी है। एक तरफ था रणजीत सिंह का मजबूत, स्थिर और अनुशासित राज, तो दूसरी तरफ उनकी मौत के बाद थे कमजोर शासक, बेकाबू सेना और साजिशों का दौर। सेना पर दरबार का कंट्रोल ही खत्म हो गया और सेना पंचायतें खुद फैसले लेने लगी। और इसी अंदरूनी कलह ने अंग्रेजों को वो मौका दे दिया जिसकी उन्हें शायद तलाश थी। इस अंदरूनी कमजोरी का अंजाम हुआ सीधा टकराव, और हम पहुंच गए हैं अपने तीसरे हिस्से में, एंग्लो सिख युद्ध। इन युद्धों ने सिख साम्राज्य का भविष्य हमेशा के लिए तय कर दिया। तो पहला युद्ध 1845 में शुरू हुआ। माहौल पहले से ही काफी तनाव भरा था। अंग्रेज लगातार पंजाब की सीमा पर अपनी फौज बढ़ा रहे थे और बेकाबू हो चुकी खालसा सेना को ये अपनी संप्रभुता पर सीधा हमला लगा। युद्ध का जो तात्कालिक कारण बना वो था सिख सेना का सतलुज नदी पार करना। मुद्दकी और फिरोज शाह जैसी लड़ाइयों में सिख सैनिक बहुत बहादुरी से लड़े, लेकिन उनकी हार की सबसे बड़ी वजह बनी अंदर की गद्दारी। प्रधानमंत्री लाल सिंह और सेनापति तेज सिंह ने युद्ध की खुफिया योजनाएं अंग्रेजों को बता दी, जिससे सिख सेना को सुब्राओं की निर्णायक लड़ाई में हार का सामना करना पड़ा। युद्ध के बाद 1846 में हुई लाहौर की संधि, जो सिखों के लिए बहुत अपमानजनक थी। इसके तहत जालंधर दोआब जैसा उपजाऊ इलाका छीन लिया गया, 1.5 करोड़ का भारी जुर्माना लगाया गया और जुर्माना न चुका पाने की वजह से कश्मीर को बेचना पड़ गया। सिख सेना की संख्या भी बहुत कम कर दी गई। असल में इस संधि ने सिख साम्राज्य को एक तरह से ब्रिटिश कंट्रोल में ला दिया था। लेकिन ये अपमान और बढ़ता हुआ ब्रिटिश दखल सिख जनता और सैनिकों को मंजूर नहीं था। इसी असंतोष की आग से सिर्फ 2 साल बाद ही दूसरे एंग्लो सिख युद्ध की शुरुआत हो गई। दूसरे युद्ध की चिंगारी भड़की मुल्तान से,
जहां के गवर्नर दीवान मूलराज ने विद्रोह कर दिया। जब 2 ब्रिटिश अफसर वहां भेजे गए तो उनकी हत्या हो गई। यह विद्रोह देखते ही देखते पूरे पंजाब में फैल गया और एक राष्ट्रीय बगावत का रूप ले लिया। गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी तो जैसे इसी मौके का इंतजार कर रहे थे। उन्होंने पूरे पंजाब पर कब्जा करने के इरादे से युद्ध की घोषणा कर दी। इस बार भी चिलियांवाला जैसी लड़ाइयों में सिखों ने अंग्रेजों को कड़ी टक्कर दी, लेकिन 21 फरवरी 1849 को गुजरात की लड़ाई वो निर्णायक साबित हुई। इसे तोपों का युद्ध भी कहते हैं, जिसमें ब्रिटिश तोपखाने के सामने सिख सेना टिक ही नहीं पाई। कुछ ही हफ्तों बाद सिख सेना ने हथियार डाल दिए और एक महान साम्राज्य का अंत हो गया। और अब हम आते हैं अपने अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण हिस्से पर, पंजाब का विलय। ये टेबल समझिए कि पूरे घटनाक्रम का सार है, जो परीक्षा के लिए बहुत ही जरूरी है। रणजीत सिंह की मौत के बाद लीडरशिप का संकट, दरबार की साजिशें, अंग्रेजों की विस्तारवादी नीति और मुल्तान का विद्रोह, इन सभी वजहों ने मिलकर सिख साम्राज्य के पतन का रास्ता तैयार किया। ये 3 तारीखें याद रखना बहुत जरूरी है। 1839 जब पतन की शुरुआत हुई, 1846 जब लाहौर संधि से सिख राज की कमर टूट गई, और 1849 जब पंजाब को औपचारिक रूप से ब्रिटिश भारत में मिला लिया गया। विलय के परिणाम बहुत गहरे थे। 29 मार्च 1849 को पंजाब ब्रिटिश भारत का हिस्सा बन गया। महाराजा दलीप सिंह को पेंशन देकर इंग्लैंड भेज दिया गया। रणजीत सिंह के खजाने की शान कोह-ए-नूर हीरा महारानी विक्टोरिया को तोहफे में दे दिया गया, और पंजाब के उपजाऊ मैदानों पर कब्जे से ईस्ट इंडिया कंपनी का आर्थिक घाटा भी मुनाफे में बदल गया। लॉर्ड डलहौजी का ये बयान ब्रिटिश इरादों को बिल्कुल साफ कर देता है। उनका मकसद सिर्फ युद्ध जीतना नहीं था, बल्कि सिख शक्ति को जड़ से उखाड़ फेंकना था, ताकि भविष्य में वो फिर कभी सर ना उठा सके। ये ब्रिटिश साम्राज्यवाद की एक सोची समझी रणनीति थी। तो इस पूरी चर्चा से ये 3 फैक्ट्स हैं जो किसी भी परीक्षा के लिए सबसे जरूरी हैं। शेरे पंजाब महाराजा रणजीत सिंह थे, लाहौर की संधि 1846 में हुई, और पंजाब का विलय 1849 में लॉर्ड डलहौजी के समय हुआ। जाते जाते एक सवाल छोड़ जाता हूं। अगर महाराजा रणजीत सिंह के बाद उनके उत्तराधिकारी भी उन्हीं की तरह काबिल और दूर की सोचने वाले होते, तो क्या आज पंजाब और भारत का इतिहास कुछ और होता? इस पर विचार जरूर कीजिएगा।